So, hello everyone, let's begin our next topic of class 10th science. तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में सत्यम सर ने बैलेंसिंग तक कवर करा दिया था, इंट्रोडक्शन, केमिकल इक्वेशंस का बेसिक एंड बैलेंसिंग का पोर्शन कवर करा दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमें डील करने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको कुछ क्लू लग रहा होगा। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास A प्लस बी सी इस तरीके का ये रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि इस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या तीन, जितने भी रिएक्टेंट आप ले ले रिएक्टेंट साइड में, वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो देखो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। तो फिर इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैंने लिख दिए हैं, लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू भी लर्न करेंगे, बट अभी देखिए। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी दी हुई है। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। उसके अंदर आपको धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो आपकी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट साइड जो आपका राइट हैंड साइड बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका एक और नाम होता है स्लेक लाइम, एंड हीट प्रोड्यूस होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपके घर में पुट्टी करनी होती है तो उस टाइम पे एक पाउडरी, वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा, और उसके अंदर हम पानी मिक्स करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिनको हम वॉल पे अप्लाई करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए अपनी वॉल की, है ना। तो ये वही रिएक्शन है। इसके अंदर जो हमारा वो वाइट सा पाउडर होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब हम उसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही होती है, इसलिए वो गर्म हो रहा होता है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेशन जिस चीज़ का होता है वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम का यूज़ होता है, जो कि हम अपनी वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वॉल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास, या फिर जो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास टू या फिर मोर रिएक्टेंट्स है। देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास एक ही बन रहा है, राइट। एंड हीट तो इवॉल्व हो जा रही है, हीट आपका प्रोडक्ट थोड़ी है, हीट आपका एक प्रोडक्ट आपका एक ही चीज बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में कि जो आपका स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, स्लेक लाइम आपका जो बन रहा है वो हम वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है जिसके अंदर है कि जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो स्लेक लाइम आपका बना है, ये फर्दर जब हमारी वॉल पे वाइट वॉशिंग हम कर देते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद उस पे एक शाइनिंग अपेयरेंस आता है। तो वो किसकी वजह से आता है? तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ये हमारे वॉल को एक शाइनी फिनिश देता है। समझ गए? ध्यान रखना कि ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट NH2O दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारे पास शाइनी अपेयरेंस देता है वॉल्स को। ऑल्सो हमारे पास याद रखना कि कैल्शियम कार्बन जो है हमारे पास मार्बल को भी कहते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। जो आपका कोल होता है कार्बन, यानी जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो आपके पास CO2 एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे पास हमारा H2O एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो H2O एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपको पता है ना, आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तो जब आपके प्रोडक्ट साइड में आपकी हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब आपकी बुक में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी कुछ एग्जाम्पल दिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो भी आपकी नेचुरल गैस होती है, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन ना कार्बन के कार्बन प्लस हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास बर्न करते हैं, जलते हैं, तो हमारे पास रिलीज होते हैं क्या? CO2, H2O एंड हीट। ठीक है, तो दिस इज द
फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन योर एनसीईआरटी। सेकंड आपको बताया गया है रेस्पिरेशन के बारे में। तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, बट हमें जब उससे एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसी ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और फर्दर रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास CO2 H2O एंड एनर्जी एज अ प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो एनर्जी होती है एज इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल रही होती है। तो ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, जब वो कंपोस्ट में फॉर्म होते हैं, कंपोस्ट यानी जो आपके मैन्योर वगैरह होते हैं, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है आपके वेजिटेबल मैटर्स का कंपोस्ट में, तो हम इसको भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है विच इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपके 3 तरीके से किए जा सकता है। सबसे पहला आप हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, सेकंड आप लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। एज नेम सजेस्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके पास कोई भी ए रिएक्टेंट आपका B+C प्रोडक्ट में टूटता है, मतलब कि आपका वन रिएक्टेंट वन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या फिल करना है, फेरस सल्फेट फिल करना है। अब मैंने ये फेरस सल्फेट कैसे लिखा है, तो देखो जो आपका आयरन है और ये आपका सल्फेट है, आयरन के ऊपर आपके पास कितना चार्ज होता है +2 एंड सल्फेट के ऊपर -2। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फेरस सल्फेट। ठीक है, क्लियर हमने ये केमिकल फार्मूला कैसे लिखा है। तो अब जो ये फेरस सल्फेट है हमारे पास, हमने बीकर में लिया, अब हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, फेरस का फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास बना है वो हमारे पास बना है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, देखो ये आपके पास यहाँ पे जो आपका आयरन है वो +2 स्टेट में है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, फेरस एंड ऑक्साइड। अब आपके पास ये जो है हमारा Fe2O3, यहाँ पे आपका आयरन +3 स्टेट में है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आपने फेरस ऑक्साइड को हीट किया टेम्परेचर बढ़ा के, तो ये आपका फॉर्मेशन करता है फेरिक ऑक्साइड का। एंड प्लस में हमारे पास कुछ गैसेस भी निकलती हैं, उन गैसेस का देखो क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, SO2 एंड SO3। ठीक है, SO2 + SO3, अंडरस्टैंड। देखो यस, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको हमें क्या करना है, बॉईल करना है ऑफ कोर्स। तो जो आप क्या नोटिस करोगे, जो आपका फेरस सल्फेट की क्रिस्टल जब आप नोटिस करेंगे तो आपको क्या नोटिस होगा, तो ऑफ कोर्स जब आपने फेरस सल्फेट बीकर में लिया और उसको आप हीट करेंगे तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एंड SO2 एंड SO3 गैसेस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जहाँ पे आपने एक रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था रिएक्शन एंड 2 और मोर प्रोडक्ट्स में आपके पास रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कर रही है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास जो फेरिक ऑक्साइड है ये आपका सॉलिड है, एंड जो आपके पास SO2 एंड SO3 बन रही है ये गैसेज है, मतलब ये भी आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है, बट ये जो है ये दोनों आपके पास गैसेज है। ये आपने पढ़ा है ना फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम केमिकल, ऑल्सो आप जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखे तो आप मेक श्योर करें कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास आयरन के 2 एटम है, यहाँ पे भी आयरन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 + 2 5 6 7 8 है। ठीक है, तो मेक श्योर कि पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, फिर उसे बैलेंस करना है, एंड उसके बाद आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है एंड ये गैस है। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल
जब आप डिकम्पोजिशन सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ देखो, जब आपने डिकम्पोजिशन को हीट की मदद से किया है तो आप उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा था अभी, जब आप वाइट वॉशिंग करते हैं तो आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। जस्ट रिवर्स हो जाता है ना, पहले हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर एडिशन किया था एंड CO2 की मदद से वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब जब जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है आपकी NCERT का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आता रहता है बार बार। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक्टिविटी नंबर 1.6, एक्टिविटी 1.6, इसमें आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है लेड नाइट्रेट, ठीक है। अगेन इसका केमिकल फॉर्मूला हमने कैसे लिखा, तो लेड एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट पे हमारे पास -1 चार्ज होता है एंड लेड पे हमारे पास +2 चार्ज होता है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेड एंड फिर ये हमारे पास नाइट्रेट, इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा इसका केमिकल फॉर्मूला। तो जब हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं और लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, हम यहाँ पे देखो इसको हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। तो हमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, यहाँ पे देखो हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। ये देखो आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी NCERT में गिवन है आपको सी। जब आपने लेड नाइट्रेट लिया, इसको हीट किया, तो आपके पास लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपके पास ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। हम इस रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करके लिख लेते हैं कि जब आपने इसको हीट किया है तो आपके पास लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है एंड NO2 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो NO2 है ये हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है विच इज ब्राउन फ्यूम्स, अपीयर एज ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। एंड लेड ऑक्साइड भी रिलीज होता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ decomposition reaction of lead nitrate into lead oxide and nitrogen dioxide. Remember, nitrogen dioxide are brown fumes. नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये भी हमारा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं आपको इसका सेटअप बताऊँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बीकर लेना है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपको वाटर फिल कर देना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है, और हम अब इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 रॉड की हेल्प से इसको एक बैटरी की मदद से कनेक्ट कर रखा है। एंड हाँ, हम एक 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसा दिखेगा, जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स है तो इसके अंदर जो हमारे पास वाटर था ये भी हमारे पास इसके अंदर वाटर था, यहाँ पे पहले से वाटर था, राइट। और हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, जो दोनों टेस्ट ट्यूब है क्या उनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड की सेकंड नेम ऑफ गैस प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो अब आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि जब आपने इसको इन्वर्ट करा टेस्ट ट्यूब को जिसमें वाटर पहले से कंटेन था और आपने इसमें डाल के इसको स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे आपका जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होगी वो इस तरीके से चलेगी, H2O विल बी ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा था ना कि जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हम या तो हीट यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या फिर लाइट। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके H2O को ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम
H2 में और ऑक्सीजन में। फिर हम जब इसे बैलेंस करेंगे तो वी गेट 2 ओवर हेयर एंड 2 ओवर हेयर। तो इस रिएक्शन में ज़रा आप देखिए कि आपके पास 2:1 के रेशियो में आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी जो आपके गैसेज है वो 2:1 में आ रहे हैं। तो जो आपके दोनों टेस्ट ट्यूब है क्या उनका वॉल्यूम सेम होगा? तो नो, दोनों टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब 1 का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ट्वाइस होगा ऑफ अनदर। नेक्स्ट है कि आपके पास आपको बताना है कि जो गैस है वो कौन कौन सी गैसेज है। तो एक आपकी गैस है ऑक्सीजन एंड दूसरी आपकी गैस है हाइड्रोजन। क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज योर कि हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, राइट? तो जब आपके टर्मिनल्स आपने कनेक्ट किए तो एक टर्मिनल आपका एनोड था और एक टर्मिनल आपका कैथोड था, राइट? यहाँ पे आपके पास लेट सपोज कैथोड था और यहाँ पे आपके पास एनोड था। तो देखो, जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका प्रेजेंट होगा एट एनोड एंड जो आपका ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होगा कैथोड। तो ये हमने कैसे लिखा? तो लेट्स सी इसको, यहाँ पे ये कैसे होता है। तो देखो, हम सबको पता है कि जो हमारे पास एनोड होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, हम इसको आगे कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। अभी के लिए बस आप इतना जान लें कि जो एनोड होता है वहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। तो जो हमारे पास H2O है इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या हो जाता है? -2 से 0 आ जाता है, राइट? तो इसलिए हमारे पास एनोड पे हमारे पास क्या इवॉल्व होते हैं? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड है। कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है। तो हमारे पास जो H2O है ये +1 स्टेट में है। जब इसका रिडक्शन होता है तो ये हमारे पास 0 में आ जाता है। तो दिस इज इट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में हम रीड कर लेते हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें यहाँ पे पूछे जाते हैं कि क्या दोनों टेस्ट ट्यूब का हमारे पास वॉल्यूम सेम है? तो नो। नेम ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज कि एनोड पे क्या रिलीज होता है एंड कैथोड पे क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होता है। ये आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत कर देना, ये मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा था, राइट? चलिए नेक्स्ट हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो। तो यही आपका पहले तो आपका सेटअप बनाया गया है, यहाँ पे बैटरी लगा दी गई, कैथोड है एनोड है। अब देखो तुम्हारे पास जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बबल्स दिखे, वो बबल्स हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के थे। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास एनोड है, एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच इज़ यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड है, कैथोड में हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब तुम वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम तुम्हारे पास यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे जितना वॉल्यूम है यहाँ पे उसका डबल वॉल्यूम है। समझ गए? तो यही आपका पूरा रिएक्शन है, इसको आप पढ़ लेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 1.8। इसके अंदर आपके पास क्या है? सबसे पहले आप एक पेट्री डिश लेंगे, इस पेट्री डिश में आप सिल्वर क्लोराइड डालेंगे, फिर आप उसको कुछ देर के लिए सनलाइट में छोड़ेंगे एंड उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर क्या चेंज होता है, राइट? तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट दिस टाइम बाय लाइट। हमने इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया डिकम्पोजिशन में, हमने हीट कवर कर लिया डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल, अब हम कर रहे हैं लाइट के एग्जाम्पल्स। तो जब हमने AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, इसका जो अपेयरेंस होता है ये हमारे पास क्या कैसा होता है? वाइट सिल्वर होता है। ठीक है, दिस इज नॉट प्योरली वाइट भी नहीं होता, प्योरली सिल्वर भी नहीं होता, वाइट सिल्वरी अपेयरेंस होता है। जब आपने इसको सनलाइट में डाला तो ये Ag प्लस क्लोरीन में टूटा, और Ag जो होता है वो आपका ग्रे कलर का होता है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल बाय लाइट डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एग्जांपल है विच इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारे पास सेम तरीके से बिहेव करता है। इसमें भी हमने जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो हमारे पास सिल्वर एंड ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, सो हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने एनर्जी हमने आइदर हीट, लाइट या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दिया टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मान लो कि हमने एक रिएक्टेंट से हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, तो दिस इज डिकम्पोजिशन। ऑल्सो में याद रखना है कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब रिएक्टेंट साइड में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपको कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी दी गई है, ये भी इसको भी आप देख लो क्या दिया हुआ है। इसके अंदर आपको सबसे पहले बोला गया है कि आपको बैरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एंड
उसके अंदर आपको अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना है। तो आपके पास जो रिएक्शन है वो किस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो ये जो रिएक्शन है मैं आपको लिख के बता देती हूँ अभी यहाँ पे। ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट आपका बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है प्लस अमोनिया एंड प्लस H2O। दिस इज़ अ रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे आपने हीट इस डायरेक्शन में दी है, इस डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स की साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपने हीट प्रोड्यूस किया। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रोडक्ट साइड है वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। जब आप यहाँ पे हीट कर रहे हो तो ऑफकोर्स इस तरफ तो कोल्ड होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कोल्ड। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछा गया है कि टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज एक्सो और एंडोथर्मिक। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, पहले तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हम हीट रिएक्टेंट साइड में दे रहे हैं। इन सेकेंड अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो दैट्स आगे देखते हैं। अब आपके इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि हमें सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो गई थी। यहाँ पे आपसे सब्सटेंस एक्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स पूछ रहा है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन यानी कि H2O इसमें हम बाई डिफ़ॉल्ट ऐड मानेंगे, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा आगे जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें रिएक्शन लिखनी है जब हमारे पास जो सब्सटेंस एक्स है उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ की। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा विच इज़ यूज्ड इन हमारे वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट कि हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड बताना है। जो हमने एक्टिविटी की थी इलेक्ट्रिसिटी वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसी के बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जो गैस है वो ट्वाइस है ऑफ द अनदर टेस्ट ट्यूब। ऑल्सो यहाँ पे आपको नेम द गैसेस पूछ रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन एंड H2O। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एनोड और कैथोड पे कौन सी गैसेस, तो वो हमने कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एज इट नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट यानी कोई यहाँ पे किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ए बी प्लस सी डी गिव राइज टू AD प्लस BC। यहाँ पे जो आपका B है वो D से अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर दे रहा है और जो D है वो अपनी B से पोजीशन को रिप्लेस कर दे रहा है और प्रोडक्ट साइड में हमें AD प्लस BC का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स हमारे पास जो डिस्प्लेस करेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तब तुमने कभी ऐसा सुना है कि एक कमज़ोर आदमी ने एक स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा दिया? ऐसा नहीं होता ना, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही एक वीक पर्सन के ऊपर विन कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एक हाई रिएक्टिविटी, जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हमारे पास हाई नंबर पे होते हैं, वही हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है। ठीक है, इसे छोड़ो, हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, 2 बीकर लिया है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया है और हमने 2 आयरन नेल को थ्रेड में टाई करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, पहले से तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। और जब तुमने इसमें आयरन नेल डाला है तो तुम्हारे पास तुम्हें यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी है। पहली ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का क्या होगा, एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन तुम्हें रखनी है जो तुम्हारा आयरन है उसका क्या होगा। तो जो तुम्हारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो बिफोर तुम्हारा ब्लू कलर का होता है, बट आफ्टर वो तुम्हारा फेड हो जाता है, उसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है ब्लू से। नेक्स्ट तुम्हारे पास जो आयरन नेल है तुम्हारी, वो पहले तुम्हारे पास सिल्वरी वाइट होती है, बट आफ्टर द रिएक्शन वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। ठीक है, तो सी दिस इज़ योर आयरन नेल, जो कि पहले सिल्वरी वाइट थी, अब वो ब्राउनिश कलर की होगी। एंड कॉपर सल्फेट पहले जो ब्लू कलर का था वो फेड हो गया उसका कलर। ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट फेड। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कमज़ोर था इसलिए अकेला रह गया, है ना। कमज़ोर लोग के साथ कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए अकेला रह गया। और जो हमारा आयरन है वो स्ट्रॉन्ग था, तो हमारे पास वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ना, हमें सपने थोड़ी आ रही है। तो उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज़ नाम की चीज़ होती है। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी हुई है, साइड में ही बगल में अटैच कर दिया ताकि आपको ईजी हो देखने में। सबसे पहले हमारे पास तुम इसको एक साथ लर्न करोगे, इसको एक साथ लर्न करोगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर 12 सरदार का नाम, ठीक है, मांगे अली महान, फिर जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, फिर सुनो प्यार है। अब यहाँ पे तुम इसको कैसे लर्न करोगे, छापा, छापा यानी कि CAH छा, NPA पा, छापा। अंडरस्टूड। तो अब तुम देखो यहाँ पे जो तुम्हारा आयरन है और कॉपर है,
तो तुम्हारा आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ पे याद रखना जो टॉप मोस्ट है ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ कि दिस इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस वन इज़ लीस्ट, ठीक है। सो देखो, तो जो तुम्हारे पास है आयरन है, कॉपर में हमें करना है डिफ्रेंशिएट। तो आयरन तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, कॉपर तुम्हारे पास यहाँ है। तो ऑफ कोर्स आयरन तुम्हारे टेबल में ऊपर पोजीशन पे आ रहा है कॉपर से, तो आयरन तुम्हारा ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। सो हमारे पास आयरन स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन हमारे पास कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे जो भी मेटल हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ आ जाता है सॉल्यूशन के, और मेटल बेचारा अकेले रह जाता है जो लो रिएक्टिव वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो एग्जांपल दिया है जिंक एंड कॉपर सल्फेट है। तो देखो अगेन जिंक हमारे पास यहाँ पे ऊपर पोजीशन पे है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो अगेन जिंक हमारे पास डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और कॉपर अकेला रह जाएगा। फिर हमारे पास लेड एंड कॉपर है। अगेन हमारे पास देखो ध्यान से, जो हमारा लेड है वो कॉपर से ऊपर पोजीशन पे आ रहा है, कॉपर नीचे, तो अगेन कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा लेड से और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर एग्ज़ाम में अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आता है, मान लो एग्ज़ाम में कि अगर तुमने Ag प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन, तो ज़रा ध्यान से देखो, जो तुम्हारा Ag है वो बिलो आ रहा है कॉपर के, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो Ag तुम्हारा लीस्ट रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी आगे फॉरवर्ड होगी एंड कौन सी रिएक्शन हमारी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।